हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसकी क्रियाविधि का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा मैकेनिज्म है, किस तरह का मैकेनिज्म है, ये पता करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास, उससे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी विधियां हैं, तो उनमें से आप एक विधि भी हम यूज़ कर सकते हैं या एक से अधिक विधि भी यूज़ कर सकते हैं किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि जानने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड। सबसे पहला जो मेथड है वो है प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट यानी उत्पाद का विश्लेषण। प्रोडक्ट एनालिसिस यानी उत्पाद का विश्लेषण। जो भी प्रोडक्ट बनता है किसी भी अभिक्रिया में, जो उत्पाद बन रहा है, हम पहले उस उत्पाद को देखते हैं, उस उत्पाद के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी संरचना कैसी है, और उसकी संरचना की जो सूचना हमको मिलती है, उसके बारे में जो पता चलता है, उसको हम जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं। दोनों में हम उनकी संरचना में संबंध देखते हैं और उसके आधार पे हम उसकी क्रियाविधि जानते हैं। जैसे आप ये अभिक्रिया ले लीजिए, ये हमारे पास है पैराक्लोरोटोलुइन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब हम बेस के साथ करते हैं NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, तो NaNH2 माइनस जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस इसमें से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो वो मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। पहले हम इस अभिक्रिया को देखते हैं। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसको हम पहले देखते हैं। तो इसमें दो तरह के उत्पाद बनते हैं। एक में अमीनो क्लोरीन जो है, क्लोरो ग्रुप की जगह अमीनो समूह आ जाता है, और दूसरे में अमीनो समूह जो है वो इस पोजीशन पे आता है। एक में पैरा पे आता है और एक में मेटा पे आता है, ठीक है। तो इसमें ये दो उत्पाद बनते हैं और दोनों में से कौन सा अधिक बनता है ये भी हम देखते हैं कि कौन सा अधिक बनता है और कौन सा कम बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट ये होता है और माइनर ये होता है, ठीक है। इस तरह की अभिक्रिया होती है। टोलुइन के क्लोरो वाला पैरा क्लोरोटोलुइन है ये, ठीक है। और इससे आपके पास क्या बन रहा है, पैरा अमीनोटोलुइन, ठीक है। और मेटा अमीनोटोलुइन, ये मेटा वाला हो गया और ये पैरा वाला हो गया, ठीक है। ये मेटा वाला है। तो अब इसमें हम अगर इस रिएक्शन को ध्यान से, इसका उत्पाद को हम देखें, तो इसके उत्पाद में जो अमीनो समूह है, क्लोरो समूह की जगह यहाँ पे अमीनो समूह आ गया, तो इसको हम प्रतिस्थापन मान सकते हैं। लेकिन ये अमीनो समूह यहाँ भी आ गया, यहाँ पे अमीनो समूह आ गया, इसका मतलब ये सिंपल प्रतिस्थापन नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हम एक मैकेनिज्म प्रपोज कर सकते हैं। कौन सा मैकेनिज्म हो सकता है, इसमें बेंजाइन क्रियाविधि हो सकती है। बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें बेंजाइन वाली क्रियाविधि हो सकती है। तो रिएक्शन कैसे होगा, ये आपका टोलुइन हो गया, पैराक्लोरोटोलुइन। इसमें जब NaNH2 में से NH2 माइनस बेस है वो इस पे अटैक करेगा, तो क्या होगा,
यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस हमेशा हाइड्रोजन H+ आयन को लेता है, तो ये H+ आयन जो है ये इसके साथ चला जाएगा तो अमोनिया बन जाएगा। तो इसमें से एक अमोनिया का अणु निकल जाएगा और यहाँ से ये Cl जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जाएगा तो Cl- चला जाएगा। ठीक है, तो H+ चला गया और यहाँ से Cl चला गया। H+ अमोनिया अमाइड आयन के साथ अमोनिया बन गया। ठीक है, और Cl जो है Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, अब यहाँ दोनों में से ये दोनों एटम चले गए इसलिए यहाँ एक बॉन्ड और आ जाता है तो बेंजाइन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे बेंजीन से बेंजाइन होता है तो ये टोलुइन से बन गया तो बेंजाइन वाला इंटरमीडिएट है ये। ठीक है, तो बेंजाइन जैसा मध्यवर्ती इसमें बनता है, टोलुइन का मध्यवर्ती बनेगा जिसमें एक बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इस पे अमाइड आयन अटैक करेगा तो अमाइड आयन यहाँ भी आ सकता है। अब ये दोनों पोजीशन सेम हो इक्वल हो गई तो ये अमाइड आयन यहाँ भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ भी कर सकता है। तो इसलिए दो तरह के उत्पाद बनेंगे आपके पास। एक में NH2 समूह यहाँ आ जाएगा और दूसरे में NH2 समूह मेटा पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की क्रियाविधि हो सकती है। तो ये हमने कैसे पता किया, पहले हमने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट ये दोनों बन रहे हैं इसका मतलब ये सिंपल प्रतिस्थापन नहीं है तो इसमें बेंजाइन की क्रियाविधि हो सकती है क्योंकि H और Cl दोनों निकलने से ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद अमाइड आयन यहाँ भी अटैक कर सकता है यहाँ भी कर सकता है, इसलिए ये दोनों तरह के आपके इसके उत्पाद बन सकते हैं। ठीक है, अब जो दो उत्पाद बन रहे हैं उसमें भी कौन सा अधिक बन रहा है कौन सा कम बन रहा है उसकी परसेंटेज के आधार पे भी उससे भी हमको मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है कि इसका मतलब कौन सा जो ज़्यादा स्थायी है, ये जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी हमारे पास वो ज़्यादा स्थायी है तो वो ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा इसलिए वो अधिक बनेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स, जो एल्कीन्स की हैलाइड अगर हम लें तो CH3 Cl CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे हो आपके पास और यहाँ CH2Cl। ठीक है, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, पहले Cl- निकल जाएगा H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो पहले कार्बोनियम आयन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कार्बोनियम बनेगा CH2+। ठीक है, अब इन दोनों पे OH- अटैक करेगा, H2O के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो OH- अटैक करेगा तो ये बनेगा CH3CCH3OH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ बनेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो हम ये इनमें से कोई सा भी क्लोरो वाला यौगिक लेंगे तो उससे ये कार्बोनियम आयन बनेगा, लेकिन ये दोनों कार्बोनियम आयन बन सकते हैं। अगर हम ये लेंगे तब भी ये कार्बोनियम आयन, जैसे हमने ये प्राइमरी वाला लिया तो इससे पहले ये कार्बोनियम आयन बनेगा, लेकिन ये कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी है तो ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल वाले में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 85% बनता है टर्शरी वाला अल्कोहल और ये 15% बनता है। ठीक है,
तो इस तरह से जो आपने अल्काइल हैलाइड ली उससे जो हमारे पास ये दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा बनता है, तो इससे हमको पता चला कि इसमें कार्बोनियम आयन वाला मैकेनिज्म हो सकता है, क्योंकि अधिक टर्शरी वाला अधिक बन रहा है और टर्शरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी है, इसलिए इसमें ये वाली क्रिया विधि हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी पहली विधि थी जिससे हम उस किसी अभिक्रिया के की जो क्रिया विधि है उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब हम दूसरा मेथड लेते हैं। दूसरा मेथड है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टडी जो मध्यवर्ती बनते हैं उनका हम अध्ययन करके पता करते हैं कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है, क्रियाविधि क्या हो सकती है। तो अगर आपके जो मध्यवर्ती बन रहा है वो स्टेबल है, स्टेबल इंटरमीडिएट जो होते हैं उनको हम अभिक्रिया के दौरान आइसोलेट कर सकते हैं, अलग करके भी हमको पता चलता है कि उसमें क्या मैकेनिज्म हो सकता है। तो जैसे हमने ये एक अभिक्रिया पढ़ी थी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन RCONH2। इसका जब हम रिएक्शन HBr से कराते हैं तो RCONHBr बनता है। इसमें से HBr निकल जाता है, RCON नाइट्रीन बनता है। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ा था जब हमने नाइट्रीन पढ़ा था। फिर क्या होगा, इसमें R यहाँ माइग्रेट कर जाता है और RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन जाता है और इस पे फिर KOH अटैक करता है, तो H यहाँ आ जाता है, OK यहाँ आ जाता है, ये दो होते हैं, ये भी दो होते हैं, तो RNH2 बन जाता है और K2CO3 बन जाता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में को जब हम करते हैं तो इस अभिक्रिया में हमको ये दोनों, ये जो है ब्रोमाइड और ये एल्काइल आइसोसाइनेट, ये क्या है? एल्काइल आइसोसाइनेट। ये जो दो मध्यवर्ती हैं इनको हम एक्चुअली आइसोलेट कर सकते हैं। तो क्रिया जब अभिक्रिया होती है तो इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थायी मध्यवर्ती हैं। तो इनको अलग जब हम इस रिएक्शन कराते हैं तो इनको आइसोलेट करके हम इनकी स्टडी कर सकते हैं कि क्योंकि ये मध्यवर्ती बन रहे हैं, इसका मतलब इसकी क्रियाविधि ये होगी, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से मध्यवर्तियों का अध्ययन करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो स्थायी मध्यवर्ती थे इसलिए इनको हमने आइसोलेट कर लिया, लेकिन जो स्थायी नहीं होते उनका कैसे हम पता करेंगे? अगर मध्यवर्ती आपका स्थायी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए और विधियां होती हैं। जैसे अगर मध्यवर्ती अस्थायी है तो जैसे हमने कार्बीन्स पढ़ा था, तो कार्बीन्स में क्या होता है, जैसे डायएजोमीथेन है, ये क्या है? डायएजोमीथेन। ठीक है, इससे कार्बीन बनता है, हमने पढ़ा था। इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से CH2 कार्बीन बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। अब ये कार्बीन कैसा है? अस्थायी मध्यवर्ती है, तो इस रिएक्शन में ये बन रहा है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? इसको हम इंटरमीडिएट को ट्रैप कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन के दौरान इसमें कुछ ऐसा यौगिक मिला देते हैं जिसके साथ ये कार्बीन अभिक्रिया कर लेता है। तो इसकी रिएक्शन हम प्रोपीन के साथ कराते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जब ये रिएक्शन हम करा रहे हैं उसी टाइम हम इसमें अभिक्रिया के मिश्रण में प्रोपीन डाल देंगे। तो प्रोपीन डालने से क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ये जो CH2 कार्बीन जो है
ये कार्बीन यहाँ ऐड हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे ये अस्थाई मध्यवर्ती है, इसको हम किसी यौगिक के साथ इसकी अभिक्रिया करके इसका इस तरह का प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं हमने इस मध्यवर्ती को ट्रैप कर लिया। ठीक है, तो इसकी इस तरह की अभिक्रिया से ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब इस अभिक्रिया में कार्बीन मध्यवर्ती बन रहा है। तो हमको पता चल जाता है कि अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और मेथड है जिससे हम मध्यवर्ती का पता कर सकते हैं। जैसे बेंजीन का जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, बेंजीन का HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन पे नाइट्रोनियम आयन लग जाता है, NO2 लग जाता है। तो इस अभिक्रिया में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है जो इसमें अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है किस पे, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स पे। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे NO2+ का अटैक हो रहा है, लेकिन NO2+ कैसा अस्थाई मध्यवर्ती है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो तकनीक होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे हम इस पता कर सकते हैं कि इसमें नाइट्रोनियम आयन बन रहा है। तो नाइट्रोनियम आयन को या ऐसे अस्थाई आयन्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पता चल जाता है हमको कि इस अभिक्रिया में ये आयन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मध्यवर्ती का अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं कि मैकेनिज्म कौन सा हो सकता है। NO2+ बन रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा।